हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास बिना किसी के देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी मैदान पर। तो आज हमारा चर्चा का टॉपिक क्या है? तो आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वह है पूर्वी मैदान। जहाँ से कल हमने क्लास छोड़ी थी ना, उसी के आगे से आज ये क्लास हमारी शुरू होने वाली है। तो जो यह प्रदेश है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। यानी जो पूर्वी मैदान है वह कहाँ पर स्थित है? जो पूर्वी मैदान है ना हमारा, यह अरावली पर्वत प्रदेश और जो हाड़ौती प्रदेश है ना उसके मध्य में स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वह कहाँ स्थित है, तो इसका सही सा आंसर हो जाएगा जो हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो हाड़ौती पर्वतीय प्रदेश है ना उसके मध्य जो क्षेत्र है ना वही पूर्वी मैदान कहलाता है। फिर क्या है? इसका ढाल है, यानी जो पूर्वी मैदान है तो इसका ढाल क्या है? जो पूर्वी मैदान का ढाल है ना यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यानी जो हमारा पूर्वी मैदान का जो ढाल है, तो पूर्वी मैदान का जो हमारा ढाल है ना वह हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यानी तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो हमारा पूर्वी मैदान है तो हमारा जो पूर्वी मैदान है उसका जो ढाल है वह कहाँ पर है? तो पूर्वी मैदान का जो ढाल है ना वह हमारा पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर है। फिर क्या है? यह सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि कृषि योग्य जो क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और यह प्रदेश हमारा कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रदेश हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश के मध्य में स्थित है। और इसका ढाल कहाँ है? इसका ढाल है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। और यह जो प्रदेश है यह सर्वाधिक कृषि योग्य प्रदेश है, इसलिए इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। यानी तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जो अन्न का कटोरा है वह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा राजस्थान है वह है, इसलिए इसी कारण जो पूर्वी मैदानी के कारण ही इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है? यह उपजाऊ प्रदेश होने के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना वह उसकी क्या विशेषता है कि यह जो पूर्वी प्रदेश है ना यह उपजाऊ प्रदेश होने के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह निवास करती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि यहाँ का जो क्षेत्र है ना वह उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर अन्न की पैदावार ज़्यादा होती है। इसी कारण यहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है ना वह भी अधिक है। फिर क्या है? इस प्रदेश में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यानी इस क्षेत्र के अंदर जो इसका क्षेत्रफल है ना इसकी तुलना में यहाँ पर जो जनसंख्या है ना वह अधिक निवास करती है। जो जनसंख्या अधिक निवास करने के पीछे का क्या कारण है? तो जनसंख्या अधिक निवास करने का पीछे के कारण है यह एक उपजाऊ प्रदेश है। फिर क्या है? इसमें निम्न जिले आते हैं। यानी जो पूर्वी का मैदान है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा यह क्षेत्र है ना इसके अंदर सबसे पहला हमारा अलवर आ जाता है, फिर हमारा खैरथल तिजारा आ जाता है, फिर हमारा जयपुर ग्रामीण आ जाता है, फिर हमारा भरतपुर आ जाता है, फिर हमारा धौलपुर आ जाता है, फिर हमारा करौली आ जाता है, फिर हमारा सवाई माधोपुर आ जाता है, फिर हमारा दौसा आ जाता है, फिर हमारा केकड़ी आ जाता है, फिर हमारा शाहपुर आ जाता है, फिर हमारा टोंक आ जाता है, फिर हमारा अजमेर आ जाता है, फिर हमारा बांसवाड़ा आ जाता है, फिर हमारा डींग आ जाता है, फिर हमारा गंगापुर सिटी आ जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं, तो आपका उसको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना तो इसके अंदर सबसे पहला तो हमारा अलवर आ गया, फिर हमारा खैरथल तिजारा आ गया, फिर हमारा जयपुर ग्रामीण आ गया, फिर हमारा भरतपुर आ गया, फिर हमारा धौलपुर आ गया, फिर हमारा करौली आ गया, फिर हमारा सवाई माधोपुर आ गया, फिर हमारा दौसा आ गया, फिर हमारा केकड़ी आ गया, फिर हमारा शाहपुरा आ गया, फिर हमारा टोंक आ गया, फिर हमारा अजमेर आ गया, फिर हमारा बांसवाड़ा आ गया, फिर हमारा डींग आ गया और फिर हमारा गंगापुर सिटी आ गया। यानी जो ये जितने ज़िले हैं ना ये सभी के सभी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आते हैं, जो कि क्या है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करते हैं। यहाँ क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि यह प्रदेश है ना ये उपजाऊ प्रदेश
प्रदेश है और इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ना, जो जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसी कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसको जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, उसको अनेक विभागों में विभाजित किया गया है। यानी इसको किन किन भागों में विभाजित किया गया है उसका भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा जो यह प्रदेश है ना, इसको किन किन भागों में विभाजित किया गया इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया इसके अंदर चंबल बेसिन, यानी इसको चंबल बेसिन भाग में विभाजित किया गया। फिर आ जाएगा इसके अंदर बनास या फिर बाणगंगा बेसिन, यानी इसके अंदर बनास या फिर बाणगंगा बेसिन आ जाता है। फिर इसके अंदर आ जाता है माही बेसिन, फिर इसके अंदर कौन आ जाता है, फिर इसके अंदर आ जाता है माही बेसिन। और अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे चंबल बेसिन पर। यानी अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वह हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, हम चंबल बेसिन पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया यह आपको पता होना चाहिए। जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। तो वे 3 विभाग कौन कौन से हैं, तो वे 3 भाग हमारा सबसे पहले तो चंबल बेसिन हो गया, फिर हमारा बनास बाणगंगा बेसिन हो गया और फिर हमारा माही बेसिन हो गया। उसके बाद जो हमारा पहला है ना, पहला हमारा है चंबल बेसिन, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी चंबल बेसिन है ये क्या कुछ है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारा चंबल बेसिन है ना, तो उसके बारे में क्या है कि जो हमारा चंबल बेसिन है ना, तो जो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे चंबल बेसिन पर। तो हमारा चंबल बेसिन क्या है, तो हमारा चंबल बेसिन है जो उत्खाद स्थलाकृति बीहड़, यानी जो उत्खाद स्थलाकृति बीहड़ है ना, यानी नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीहड़ कहते हैं। तो बीहड़ किसे कहते हैं, तो बीहड़ हो गया नदी द्वारा निर्मित जो गहरे खड्डे होते हैं ना, उसको बीहड़ कहा जाता है। उसके बाद सर्वाधिक बीहड़ भूमि, यानी राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वह कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा धौलपुर में स्थित है। यानी राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बीहड़ है ना, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बीहड़ है वह हमारे धौलपुर के अंदर स्थित है। यानी जो राजस्थान के सर्वाधिक बीहड़ है वह कहाँ है, तो राजस्थान के सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, जो सर्वाधिक भीड़ कहाँ हो गए, तो सर्वाधिक भीड़ धौलपुर के अंदर हो गए। सर्वाधिक भीड़ हमारे धौलपुर के अंदर हो गए। तो जो हमारा चंबल बेसिन है उसमें क्या है, तो चंबल बेसिन के अंदर सर्वाधिक भीड़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक भीड़ कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर। तो धौलपुर के अंदर जो सर्वाधिक भीड़ स्थित है। उसके बाद है डांगलैंड, तो सर्वाधिक भीड़ धौलपुर के अंदर। इसी के साथ साथ और कहाँ पर भी आपको भीड़ मिल सकते। तो जो हमारी सर्वाधिक भीड़ तो हमारे धौलपुर के अंदर होगी। उसी के साथ साथ जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है ना, तो वह कौन कौन कहाँ पर भी है, वह कोटा में भी है, बूंदी में भी है और सवाई माधोपुर में है और करौली के अंदर भी आपको बीहड़ भूमि देखने को मिल जाएंगे। जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है, सबसे ज़्यादा जो बीहड़ भूमि है वह धौलपुर के अंदर है। इसी के साथ साथ आपको कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली के अंदर भी आपको बीहड़ भूमि देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डांगलैंड। यानी डांगलैंड क्या है, तो डांगलैंड क्या हो गया, जो करौली के पठार पर जो अनियमित पहाड़ियों को कहते हैं। यानी जो डांगलैंड क्या हो गया, जो करौली के पठार है ना, उस पर जो अनियमित जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, तो अनियमित पहाड़ियों को ही डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र चंबल नदी के अपवाहित क्षेत्र में आता है। यानी जो डांगलैंड क्षेत्र है ना, यह क्षेत्र जो चंबल नदी है ना उसके अपवाहित क्षेत्र के अंदर आता है। फिर है कि डांग की रानी करौली को कहते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो डांग की रानी है किसे कहा जाता है, तो डांग की रानी करौली को कहा जाता है। फिर क्या है, बीड़ क्या हो गया, बीड़ हो गया जो शेखावाटी में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। बीड़ क्या है, तो जो शेखावाटी एरिया है ना, वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं ना, उसको बीड़ नाम से जाना जाता है। तो बीड़ क्या हो गई, शेखावाटी के जो घास के मैदान होता है ना, उनको बीड़ कहते हैं। फिर क्या है, फिर है जी भरतपुर के पूर्व में मंढोली पहाड़ी है। यानी जो भरतपुर है, भरतपुर के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, तो भरतपुर के पूर्व में मंढोली पहाड़ी है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 216 मीटर है। जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 216 मीटर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा हो जाता है बनास बेसिन एवं बाणगंगा बेसिन। तो इस पर भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। यानी जो बनास बेसिन और जो बाणगंगा बेसिन है वह क्या है। जो बनास बेसिन और जो बाणगंगा बेसिन है ना, उसमें क्या हो गया, सबसे पहले बनास बेसिन
को दो उपभागों में विभाजित किया गया है, यानी जो बनास बेसिन है ना उसको दो उपभागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा पहला है ना, यहाँ पर जो है 1 नंबर मिट चुका, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो 1 नंबर हो गया, यानी जो 1 नंबर हमारा है ना, थोड़ी सी स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं हम, यानी जो मेवाड़ का हमारा मैदान है ना वह हमारा 1 नंबर है, यानी जो यह है ना यह हमारा है 1 नंबर है। यानी जो मेवाड़ का मैदान है ना वह दक्षिणी मैदान, इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले आते हैं। यानी क्या है, यहाँ पर जो मेवाड़ का मैदान है ना, यानी 1 नंबर हमारा यही है मेवाड़ का मैदान। तो मेवाड़ का मैदान क्या है, जो दक्षिणी मैदान क्या कहलाता है। मेवाड़ का मैदान किस नाम से भी जाना जाता है, तो मेवाड़ का मैदान हमारा दक्षिणी, मेवाड़ का मैदान क्या है, मेवाड़ का मैदान दक्षिणी राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले के अंदर आता है। फिर क्या है, खेराड़ यानी जहाजपुर तहसील शाहपुरा के क्षेत्र को खेराड़ कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि खेराड़ किसे कहते हैं, तो खेराड़ क्या हो गया, आपको सभी को पता होना चाहिए। तो खेराड़ हो गया, तो जहाजपुरा तहसील है ना शाहपुरा की, जो उसके जो क्षेत्र है ना उसको खेराड़ कहते हैं। इसी के अंदर पिंड मांट का मैदान आता है। तो इसी के अंदर क्या आता है, इसी के अंदर हमारा पिंड मांट का मैदान भी आता है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन सी है, 2 नंबर है हमारी मालपुरा करौली का मैदान। यानी जो हमारा मालपुरा करौली का मैदान है वह क्या है, उस पर चर्चा हम कर लेते हैं। उसके अंदर क्या कुछ खास है, उसकी ऊंचाई किस प्रकार है, उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इन सभी का हमको पता होना चाहिए। जो हमारा मालपुरा या फिर जो करौली का मैदान है उसे उत्तरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा मालपुरा जो और साथ ही साथ जो हमारा करौली का मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे उत्तरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, इसमें तो केकड़ी हो गया, टोंक हो गया और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। यानी जो हमारा मालपुरा करौली का मैदान है ना उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा केकड़ी हो जाएगा, फिर टोंक हो जाएगा और फिर सवाई माधोपुर हो जाएगा। ये सभी के सभी जिले इसके अंदर आते हैं। यानी ये सभी के सभी जिले मालपुरा करौली के मैदान में आते हैं, जिसे कि उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मुख्य जिले हैं इसमें केकड़ी, टेक और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। फिर क्या है, अगला है हमारा माल खेराड़। तो आपसे पूछ लिए कि माल खेराड़ क्या है, उसका भी हमको पता होना चाहिए। हमारी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि हमें सभी के सभी क्वेश्चन आने चाहिए, तभी हमारा जाकर एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन होता है। तो माल खेराड़ क्या है उसका भी हमें अच्छी तरह भली भांति पता होना चाहिए। तो माल खेराड़ क्या हो गया, टोंक जिले का जो अधिकांश क्षेत्र आता है ना, जो माल खेराड़ क्या है, जो टोंक जिले का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वह माल खेराड़ है। यानी जो टोंक जिले का जिसमें अधिकांश क्षेत्र आता है ना वही है माल खेराड़ है। फिर क्या है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 280 से लेकर 400 मीटर है। यानी जो माल खेराड़ है या फिर जो उत्तरी मैदान है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई हमारे 280 मीटर से लेकर 400 मीटर तक है। या कि आपको यह पूछ लिया जाए कि जो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो समुद्र है ना, जो उत्तरी मैदान है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी हमको पता है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 280 से लेकर 400 मीटर है। फिर क्या है, यह शिष्ट व नीच चट्टानों से निर्मित है। यानी जो उत्तरी मैदान है या कि मालपुरा जो करौली का मैदान है यह किससे निर्मित है, तो यह शिष्ट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। फिर क्या है, फिर आगे है कि जो आगे है इस मैदान का ढाल है ना वह दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर है। यानी जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, यानी जो उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है ना उसका अगर हम ढालों पर चर्चा करें कि उसका ढाल किस प्रकार है, तो उसका ढाल दक्षिणी पूर्व से लेकर पूर्व की ओर है। यानी जो उत्तरी मैदान है, यानी जो मालपुरा करौली का मैदान है ना उसका अगर हम ढाल पर बात की जाए तो जो उसकी ढाल है ना वह कहाँ से कहाँ तक है, तो इस मैदान की जो ढाल है ना वह दक्षिणी पूर्व से लेकर पूर्व की ओर है। फिर क्या है, यह बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है। यानी जो यह जो मालपुरा करौली का मैदान है या फिर जो उत्तरी मैदान है यह क्या है, यह बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है जो कि कटा फटा बीहड़ युक्त है। यानी जो क्या है, जो कि कटा फटा बीहड़ युक्त है। फिर क्या है,
जो यह बनास है ना, जो यह क्षेत्र है ना, यह बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है, जो क्या है, जो कि एक कटा-फटा बीहड़ युक्त क्षेत्र है। उसके बाद अगला है हमारा बाणगंगा बेसिन। तो हमारी जो बाणगंगा बेसिन है वह क्या है, उसका भी हमको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो बाणगंगा बेसिन है ना, इसके अंदर कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर क्षेत्र आते हैं। यानी जो क्या है, यानी जो बाणगंगा बेसिन है ना, इसमें कोटपुतली हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, दौसा हो गया और भरतपुर हो गया, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। यानी जो बाणगंगा बेसिन है ना, तो बाणगंगा बेसिन के अंदर कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला कौन सा है, अगला हमारा है माही बेसिन। तो हम अपनी स्लाइड को थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या कुछ है। तो हमारा जो माही बेसिन है ना, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी जो हमारा माही बेसिन है ना, यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो माही है ना, जो माही क्षेत्र है, यानी जो माही बेसिन है वह क्या कुछ है। तो जो माही बेसिन है ना, यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो माही बेसिन है वह क्या है, तो आपका इसका आंसर आना चाहिए जो माही बेसिन है ना, वह माही की जो सहायक नदियां हैं ना, उसी के द्वारा निर्मित है। तो हमको ये अच्छी तरह और भली भांति पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है कि आगे हमारा है जो माही बेसिन है ना, वह क्या है। तो माही बेसिन क्या होगा, यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदी द्वारा निर्मित है। यानी जो माही बेसिन क्षेत्र है वह किससे निर्मित है, जो हमारा माही बेसिन क्षेत्र है ना, वह माही नदी की जो सहायक नदियां हैं ना, उसके द्वारा निर्मित है। फिर क्या है, माही नदी की सहायक नदियों की ढाल प्रवणनांक अधिक है। यानी जो माही नदी है ना, तो जो माही नदी की जो सहायक नदियों है ना, जो सहायक नदियों की जो ढाल है ना, वह प्रवणनांक अधिक है। यानी जो माही नदी की सहायक नदियों की ढाल प्रवणनांक अधिक है। फिर क्या है, यह ढाल प्रवणनांक यानी 8 से 12 मीटर तक प्रति किलोमीटर तक है। यानी जो यह ढाल है ना, यह ढाल प्रवणनांक 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक है। उसके बाद जो कि अन्य किसी भी प्रदेश में विद्यमान नहीं है। तो आपको यहाँ पर यह क्या कहना चाह रहा है, हमको यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो यह ढाल प्रवणनांक है ना, यह जो ढाल प्रवणनांक है यह 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक है। यानी यहाँ का जो ढाल प्रवणनांक है ना, यानी जो नदियों का जो ढाल प्रवणनांक है ना, वह चलने की जो स्पीड है वह 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक है। यानी 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक है, जो कि अन्य किसी भी प्रदेश में विद्यमान नहीं है। फिर क्या है, यह क्षेत्र है ना, जो हमारा क्षेत्र है, यह क्षेत्र अधिक गहराई तथा विच्छेदित होने के कारण इस भूभाग को बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी जो यह क्षेत्र है ना, यह अधिक गहराई एवं जो विच्छेदित होने के कारण इस भूभाग को बागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि बागड़ क्षेत्र के नाम से किससे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माही बेसिन को। फिर क्या है, इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा की पहाड़ी क्षेत्र आता है। यानी जो हमारा माही बेसिन क्षेत्र है ना, तो माही बेसिन क्षेत्र के अंदर क्या कुछ आता है, तो माही क्या है, हमारा जो माही बेसिन क्षेत्र है ना, इसके अंदर डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा की पहाड़ी का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। फिर क्या है, इस बेसिन को प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी जो यह बेसिन है ना, इसको प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा पुराना बेसिन है जिसे प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माही बेसिन। यानी माही बेसिन को प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण है यहाँ महुआ के वृक्षों की प्रधानता है। यानी इसे प्राचीन है, इसे प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माही बेसिन के अंदर सबसे ज़्यादा महुआ के वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ पर महुआ के वृक्षों की प्रधानता है, इसी कारण इसे महुआ की प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, इन वृक्षों में रेड फ्लाइंग स्क्विलर पेटोरिस्टा एम्बुलेटर यानी उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। तो जो उड़न गिलहरी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइट स्क्विरल पेटोरिस्टिस एम्बुलेटर। ये किसका नाम वैज्ञानिक नाम है, यह यहाँ की जो उड़न गिलहरी है ना, उसका वैज्ञानिक नाम है। यानी यहाँ की जो वृक्षों पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बिना किसी देरी के चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है,
तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये हम इस स्लाइड पर हम 56 के जो मैदान है ना उस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा 56 का मैदान है ना भाई क्या है वह किस प्रकार है। तो इसका भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो हमारा 56 का मैदान है ना उसमें क्या है, यह प्राचीन काल से यानी जो 56 का मैदान है ना यह प्राचीन काल से क्या है, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र में 56 नदी यानी नालों का समूह है। तो इसी कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। जो हमारा 56 का मैदान है इसे 56 का मैदान किस नाम से जाना जाता है, यानी जो प्राचीन काल में प्रतापगढ़ एवं जो बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र में 56 नदी नालियों का समूह होता था, इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यानी 56 का मैदान इसको किस कारण कहा जाता है, यानी प्राचीन काल में प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र में 56 नदी नालों का समूह था, इसी कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। फिर क्या है अगला हमारा है, माही नदी को वागड़ कांठल या आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। यानी जो हमारी माही नदी है ना तो माही नदी को वागड़ कांठल और आदिवासियों की गंगा नाम से भी जाना जाता है। यानी जो माही नदी है ना उसको वागड़ कांठल आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। यानी जो वागड़ है, वागड़ किसे कहा जाता है, तो वागड़ कहा जाता है माही नदी को। उसके बाद है कांठल किसे कहा जाता है, तो कांठल भी हो जाएगा माही नदी को। उसके बाद आ जाएगा आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा माही नदी। यानी जो आदिवासी लोग होते हैं ना वह अपनी गंगा माही नदी को मानते हैं। उसके बाद है हमारा माही बेसिन, उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी जो माही बेसिन है ना तो माही बेसिन में बांस के वृक्षों की अधिकता है। यानी जो माही बेसिन है तो माही बेसिन के अंदर बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पर जो मिट्टी है ना यहाँ पर जो मिट्टी लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी जो मक्का की कृषि की जाती है ना उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी बन रहा है कि मक्का के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल लोमी मिट्टी। यानी जो मक्का है मक्का के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, तो मक्का के लिए हमारी लाल लोमी मिट्टी उपजाऊ है। माही बेसिन के बांस वृक्ष माही बेसिन के बांस के वृक्षों की अधिकता है। यानी जो माही बेसिन है ना यहाँ पर बांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी यहाँ पर बांस की अधिकता है। और जो माही नदी है माही नदियों को और अन्य किन किन नाम से जाना जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो माही नदी को अन्य नामों से जैसे वागड़ हो गया, कांठल हो गया और आदिवासी की गंगा हो गया, इन नामों से माही नदी को जाना जाता है। तो माही नदी के अन्य उपनाम कौन कौन से हो गए, वागड़ हो गया, कांठल हो गया और आदिवासियों की गंगा। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदिवासियों की गंगा, ये बहुत से एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी को। यानी जो माही नदी है ना तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है माही बेसिन। माही बेसिन के बांस के वृक्षों की अधिकता होती है। तो माही बेसिन के अंदर सबसे ज़्यादा बांस के वृक्ष मिलते हैं और यहाँ जो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है ना वह मक्का की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है या फिर हड़ौती का पठार, हमारा 4 नंबर। तो हमारा 4 नंबर क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हड़ौती का पठार। इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है, इसमें निम्न जिले आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं यह भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा हो गया कोटा हो गया, फिर हमारा बूंदी हो गया, फिर हमारा बारा हो गया, फिर हमारा झालावाड़ हो गया, फिर हमारा चित्तौड़गढ़ हो गया, फिर हमारा भीलवाड़ा हो गया और फिर हमारा सवाई माधोपुर हो गया। यानी जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है या फिर जो हड़ौती का प्रदेश है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसका हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यानी जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना या जो हड़ौती का पठार है उसके अंदर निम्न जिले आते हैं। यानी जो दक्षिणी पूर्वी हमारा जो पठारी प्रदेश है या जो हड़ौती का पठार है तो उसके अंदर कौन कौन सी जिले आ गए, तो उसके अंदर हमारा कोटा आ जाता है। सबसे पहले तो हमारा कोटा आ गया, फिर हमारा बूंदी आ गया, फिर हमारा बारा आ गया, फिर हमारा झालावाड़ आ गया,
फिर हमारा चित्तौड़गढ़ आ गया, फिर हमारा भीलवाड़ा हो गया और फिर हमारा सवाई माधोपुर आ गया। फिर क्या है, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। यानी जो इसका ढाल है ना, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर जो हड़ौती का पठार है, इसका जो ढाल है ना, तो इस ढाल है ना, यह ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। यानी जो यह प्रदेश है ना, इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर क्या आगे क्या है, आगे है विशाल सीमा भ्रंश, यानी GBF, दी ग्रेट बाउंड्री बेल्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विशाल सीमा भ्रंश। तो यानी जो यह राज्य है ना, इस राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। यानी यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तारित है। यह भ्रंश बेगू यानी चित्तौड़गढ़ तथा कोटा के उत्तरी भाग में स्पष्ट दृष्टिगत है। यानी जो यह भ्रंश है ना, यह भ्रंश बेगू, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा के उत्तरी भाग में स्पष्ट और दृष्टिगत है। यह सवाई माधोपुर से धौलपुर तक देखा जाता है। यानी जो यह विशाल सीमा भ्रंश है ना, यह सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक देखा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अध्ययन की दृष्टि से हड़ौती पठार को 2 मुख्य तथा 5 गौण उपभागों में विभाजित किया गया है। यानी अध्ययन की दृष्टि से हड़ौती का जो पठार है ना, उसको 2 मुख्य तथा 5 गौण और उपभागों में विभाजित किया गया है। 2 मुख्य भाग और 3 उपभाग यहाँ पर निम्न है। तो इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो इनका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यानी जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर जो हमारा हड़ौती का पठार है, उस पर क्या कुछ चर्चा है। यानी इसके अंदर सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा हड़ौती का पठार है ना, इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हड़ौती का पठार है ना, इसमें क्या है, इसमें निम्न जिले आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, यह तो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और हमारा हो गया सवाई माधोपुर। यानी ये सभी के सभी जिले इसके अंदर आते हैं। फिर है जो इसका ढाल है ना, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर है। यानी इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। यानी जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो इस क्षेत्र को और किस नाम से जाना भी जाता है, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर जो हमारा हड़ौती का पठार है ना, तो इस प्रदेश को कोटा, बूंदी, बारा, सवाई, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा या फिर सवाई माधोपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। फिर क्या है, इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। यानी जो यह प्रदेश है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। फिर क्या है, विशाल सीमा भ्रंश, यानी जो विशाल सीमा भ्रंश है, जो हमारा विशाल सीमा भ्रंश है, तो वह क्या है, जो हमारा विशाल सीमा भ्रंश है ना, यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तारित है। यानी यह राज्य के किस भाग में विस्तारित है, तो यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तारित है। आगे क्या है, आगे है यह भ्रंश बेगू, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा के उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग में स्पष्ट दृष्टिगत है। यानी जो यह भ्रंश है ना, तो यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ तथा कोटा है ना, तो चित्तौड़गढ़ तथा कोटा के जो उत्तरी भाग है ना, तो उत्तरी भाग में यह स्पष्ट दृष्टिगत है। फिर क्या है, यह सवाई माधोपुर से धौलपुर तक देखा जा सकता है। यानी यह जो विशाल सीमा भ्रंश है ना, यह सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक है ना, इसको देखा जा सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि जो अध्ययन की दृष्टि से हड़ौती पठार को 2 मुख्य तथा 5 गौण उपभागों में बांटा गया है। यानी जो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाता ना, जो हड़ौती पठार है ना, इसको 2 मुख्य तथा 5 गौण उपभागों में विभाजित किया गया है। इसके 2 मुख्य भाग है तथा 3 उपभाग निम्न है। यानी जो इसके 2 तो मुख्य भाग होगी और 3 उसके उपभाग निम्न है। अगर इसका वर्गीकरण पर अब हम चर्चा करते हैं कि इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। इसका वर्गीकरण किस प्रकार है, तो इसका वर्गीकरण भी निम्न प्रकार है। तो सबसे पहला हो गया विंध्यन कगार, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ढक्कन कंगार। तो विंध्य कगार है, उसके अंदर क्या है, जो विंध्यन कगार है ना, तो उसके अंदर क्या हो गया, अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो गई और
नदी निर्मित बेसिन हो गया, अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो गई और नदी निर्मित बेसिन हो गया, और साहगढ़ क्षेत्र हो गया जो कि बारा के अंदर है, और गंगधर प्रदेश झालावाड़ और झालावाड़ पठार हो गया। ये सभी के सभी है जो विंध्य कगार और जो दक्कन के पठार है ना उसके अंदर ये सम्मिलित है। यानी तो इसका वर्गीकरण किस प्रकार है, इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो ये सबसे पहले तो हो जाएगा इसका विंध्य कगार हो जाएगा, फिर इसका दक्कन का पठार हो जाएगा, उसके अंदर ये सम्मिलित है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वह क्या है, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमसे कह रही है कि जो विंध्य कगार है ना, यानी जो विंध्य कगार भूमि है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, 350 से लेकर 550 मीटर है। यानी जो विंध्य कगार की भूमि है, जो विंध्य कगार की भूमि की जो ऊंचाई है वह 350 से लेकर 550 मीटर तक है। तो आपको यह पता होना चाहिए जो विंध्य कगार की भूमि है वह कितनी है। तो विंध्य कगार की भूमि की जो ऊंचाई है ना वह 350 से लेकर 550 मीटर है। फिर क्या हो गया, यह क्षेत्र बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यानी जो विंध्य कगार वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र किससे निर्मित है, तो विंध्य कगार वाला क्षेत्र बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। जो क्या है, जो कि जो स्लेटी पत्थर होते हैं ना उसके द्वारा यह पृथक दिखाई देता है, यानी यह अलग दिखाई देता है। फिर क्या है, इसमें चूना पत्थर और बलुआ तथा स्लेटी पत्थरों की प्रधानता है। यानी जो विंध्य कगार भूमि है ना तो इसके अंदर सबसे पहला तो हमारा चूना पत्थर हो गया, फिर हमारा बलुआ हो गया, फिर हमारा हो गया स्लेटी पत्थर। इन सभी की यहाँ पर क्या है, प्रधानता है। तो इन सभी की यहाँ पर आपको प्रधानता देखने को मिल जाती है। फिर क्या हो गया, यह चंबल तथा बनास नदी के मध्य विस्तारित है। यानी जो चंबल तथा यह बनास नदी के मध्य से विस्तारित है। तो चंबल और बनास नदी के मध्य क्या विस्तारित है, विंध्य कगार भूमि क्षेत्र है। फिर क्या हो गया, यह पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार है। यानी उत्तर पश्चिम में जो चंबल के जो बाएं किनारे पर जो तीव्र ढाल वाले करार है ना वह यही है। यानी उत्तर पश्चिम से चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार स्थित है। फिर क्या, यहाँ का कगार खंड धौलपुर करौली स्वाई माधोपुर तक फैला है। यानी जो यहाँ का कगार खंड है ना वह क्या हो गया, वह धौलपुर हो गया और करौली स्वाई माधोपुर तक फैला है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर से लेकर 550 मीटर तक है। यानी इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, 350 से लेकर 550 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। तो जो हमारा विंध्य कगार भूमि क्षेत्र है, तो विंध्य कगार भूमि क्षेत्र, तो यह क्षेत्र किससे निर्मित है, तो यह क्षेत्र हमारा बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो कि स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। उसके बाद क्या हो गया, इसमें चूना पत्थर, बलुआ तथा स्लेटी पत्थरों की प्रधानता है। और क्या है, यह चंबल तथा बनास नदी के मध्य विस्तारित है। यह किसके नदी के विस्तारित है, यह चंबल तथा बनास नदी के मध्य विस्तारित है। फिर क्या हो गया, इसमें चूना पत्थर, बलुआ और स्लेटी पत्थरों की प्रधानता है। फिर क्या है, यह चंबल और बनास नदी के मध्य विस्तारित है। फिर है कि उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार है। यानी उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार है। यहाँ का जो करार है ना वह खंड धौलपुर, यहाँ का करार खंड धौलपुर और करौली स्वाई माधोपुर तक फैला है। यानी जो यहाँ का कगार है ना यह खंड धौलपुर और करौली स्वाई माधोपुर तक फैला है। अगर यहाँ की औसत ऊंचाई की बात करें तो यहाँ की औसत ऊंचाई 350 से लेकर 550 मीटर तक है। यानी यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है, तो यहाँ की औसत ऊंचाई 350 से लेकर 550 मीटर तक है। उसके बाद हम थोड़ी सी अपनी स्लाइड को थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है दक्कन, या फिर हमारा क्या आ गया, फिर हमारा आ गया दक्कन या फिर लावा का पठार, या फिर हमारा क्या आ गया, यानी कोटा बारा जो झालावाड़ का क्षेत्र है ना वहाँ पर दक्कन या फिर लावा का पठार स्थित है। तो यह कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, यह हो गया कोटा बारा और झालावाड़ का क्षेत्र हो गया। फिर अगला है हमारा मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों या फिर अर्धचंद्राकार यानी पर्वत श्रेणियाँ। यानी जो दक्कन लावा का पठार है यहाँ पर कोटा बारा और झालावाड़ का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ और अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। और क्या हो गया, डंग गंगाधार क्षेत्र हो गया जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। फिर हो गया साहबाद की पहाड़ियाँ जो कि बारा के अंदर स्थित है। साहबाद की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो साहबाद की पहाड़ियाँ बारा के अंदर स्थित है।
और इनकी जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है, तो इनकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर 500 तक है, यानी इसकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर 500 मीटर तक है। और साथ ही साथ अगर इस क्षेत्र में चंबल नदी और काली सिंध नदी और पार्वती नदी के द्वारा कोटा जिले में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। क्या है जो इस क्षेत्र है ना, तो इस क्षेत्र के अंदर जो चंबल नदी, काली सिंधी नदी तथा पार्वती नदी के द्वारा कोटा जिलों में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। ये हमारा हो गया दक्कन लावा का पठार। फिर क्या है, बूंदी के प्रमुख 4 दरें निम्न है, यानी बूंदी के अंदर क्या है, तो बूंदी के अंदर 4 प्रमुख दरें हैं जो कि निम्न है, उनका भी हमको पता होना चाहिए। तो बूंदी के जो 4 दरें हैं जो कि निम्नलिखित है उनको कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा लाखेरी दरा, फिर हो जाएगा रामगढ़ दरा, फिर हो जाएगा जित्तावास दरा, फिर हो जाएगा खटखट दरा। यानी जो बूंदी के प्रमुख 4 दर्रे हैं वह कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा लाखेरी दरा, फिर हो गया रामगढ़ दरा, फिर हो गया जित्तावास दरा, फिर हो गया खटखट दरा। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ तथा अड़ावाला की पहाड़ियाँ। यह कहाँ स्थित है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी तथा अड़ावाला की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर तथा बूंदी में स्थित है। इसी पठारी क्षेत्र का ये भाग है, यानी जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हो गया, और क्या है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हो गया, और जो आड़ावाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ना वह इसी पठारी क्षेत्र का भाग है। इसी जो है पठारी क्षेत्र है ना, इसी का भाग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ये जो इसके मध्य काली मिट्टी की प्रधानता के कारण कपास, सोयाबीन और चावल की कृषि प्रमुख होती है। यानी जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ना, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी तथा अड्डावाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर यहाँ पर है सवाई माधोपुर और बूंदी में है, इसी पठारी क्षेत्र का भाग है। और इसी के मध्य काली मिट्टी की प्रधानता है, जिसके कारण कपास हो गया, सोयाबीन हो गया और चावल की यहाँ पर खेती की जाती है। फिर क्या हो जाएगा, इसमें धरातलीय विषमता कम होने के कारण कृषि उपयोगी क्षेत्र, इसमें रामगढ़ बारा में घोड़े की नाल आकृति पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसमें धरातलीय विषमता कम होने के कारण क्या हो जाएगा, कृषि उपयोगी जो क्षेत्र है ना, इसमें रामगढ़ बारा में यानी जो घोड़े की नाल है उसकी आकृति है ना, वह पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। फिर क्या है, बूंदी की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व में दक्षिणी पश्चिम की ओर विस्तारित है। यानी जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं ना, वह उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तारित है। यह डबल रिज यानी दोहरी पर्वतमाला है। यह डबल रिज यानी दोहरी पर्वतमाला के रूप में विस्तारित है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 96 किलोमीटर। यानी जो यह है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 96 किलोमीटर। यानी इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो इसकी कुल लंबाई होगी 96 किलोमीटर है। उसके बाद हम जो एक बार वो थोड़ा सा जो आज हमने पढ़ा है ना, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन से ही हमारा सब कुछ होता है। तो एक बार उनको अच्छी तरह से हम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा पूर्वी मैदान है, तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो यह प्रदेश अरावली प्रदेश तथा हड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। यानी जो पूर्वी मैदान है वह कहाँ स्थित है, तो जो हमारा पूर्वी मैदान है तो हमारा पूर्वी मैदान कहाँ स्थित है, तो हमारा पूर्वी मैदान अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा हड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। जो इसका ढाल है ना, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यह सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र है और इसलिए इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और यह उपजाऊ प्रदेश होने के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी है। यानी इस प्रदेश में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसमें निम्न जिले आते हैं, जैसे अलवर आ गया, खैरथल तिजारा आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, दौसा आ गया, केकड़ी आ गया, शाहपुर आ गया, टोंक आ गया, अजमेर हो गया, बांसवाड़ा आ गया, डींग आ गया, गंगापुर सिटी आ गई। यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, तो यह प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा हड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, यह हमारा पर्वतीय प्रदेश तथा जो हड़ौती प्रदेश है ना, उसके मध्य में स्थित है।
फिर है जो इसका ढाल है ना, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है और यह सर्वाधिक आकर्षण योग्य क्षेत्र भी यही है जो है कि हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। इसलिए इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। यानी राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? तो राजस्थान का अन्न का कटोरा हमारा पूर्वी मैदान के क्षेत्र को कहा जाता है। यह उपजाऊ प्रदेश होने के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो जो यह हमारा प्रदेश है ना, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यह उपजाऊ होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी प्रदेश है। इस प्रदेश में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यानी जो यह प्रदेश है ना, तो इस प्रदेश के अंदर क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पर जो जनसंख्या है ना, वह अधिक निवास करती है। ये क्या हो जाएगा? इसमें निम्न जिले आते हैं। यानी जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो इसके अंदर है निम्न जिले आते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा हो गया अलवर, फिर हमारा हो गया खैरथल तिजारा, फिर हमारा हो गया जयपुर ग्रामीण, फिर हमारा हो गया भरतपुर हो गया, फिर हमारा धौलपुर हो गया, फिर हमारा करौली हो गया, फिर हमारा सवाईमाधोपुर हो गया, फिर हमारा दौसा हो गया, फिर हमारा केकड़ी हो गया, फिर हमारा शाहपुरा हो गया, फिर हमारा टोंक हो गया, फिर हमारा अजमेर हो गया, फिर हमारा बांसवाड़ा हो गया, फिर हमारा डींग हो गया और फिर हमारा गंगापुर सिटी हो गया। यानी जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ गए? तो इसके अंदर आ गया अलवर आ गया, खैरथल तिजारा आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाईमाधोपुर आ गया, दौसा आ गया, केकड़ी आ गया, शाहपुर आ गया, टोंक आ गया, अजमेर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, डींग आ गया और गंगापुर सिटी आ गया। उसके बाद जो इसको है ना, दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ये दो भाग कौन कौन से है? पहला तो है हमारा चंबल बेसिन, दूसरा हमारा बनास या फिर बाणगंगा बेसिन और तीसरा हमारा हो गया माही बेसिन। यानी इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो ये तीन भाग कौन कौन से है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो हमारा है चंबल बेसिन, दूसरा है हमारा बनास बेसिन और तीसरा हमारा हो गया माही बेसिन। अब हम जो हमारा चंबल बेसिन है ना, उस पर चर्चा करते हैं। जो हमारा चंबल बेसिन है, तो वह क्या हो गया? उत्खात या फिर स्थलाकृति, या इसे बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्खात स्थलाकृति और हम बीहड़ पर चर्चा करते हैं, जो कि चंबल बेसिन के अंदर है। तो चंबल बेसिन के अंदर क्या है? नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीहड़ कहते हैं। यानी जो नदी है ना, इस नदी के द्वारा जो निर्मित क्या हो गए? नदी के द्वारा निर्मित जो गहरे खड्डे हैं ना, तो गहरे खड्डे को ही बीहड़ कहा जाता है। तो उत्खात स्थलाकृति यानी बीहड़ क्या हो गया? जो नदी है ना, नदी के द्वारा जो गहरे खड्डे होते हैं ना, तो नदी द्वारा जो गहरे खड्डे हैं उन्हीं को तो क्या कहा जाता है? उन्हीं को बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ किसे कहा जाता है? जो नदी के गहरे खड्डे हैं ना, उसी को ही बीहड़ कहा जाता है। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद है जो सर्वाधिक बीहड़ है ना, वह कहाँ पर है? तो जो सर्वाधिक बीहड़ है ना आपको, तो सर्वाधिक बीहड़ आपको धौलपुर के अंदर स्थित है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सर्वाधिक बीहड़ है ना, तो सर्वाधिक बीहड़ कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक बीहड़ है ना, वह धौलपुर के अंदर स्थित है। तो आपको यह अच्छी तरह से याद रखना होगा। उसके बाद है जो सर्वाधिक बीहड़ युक्त भूमि है, यानी जो सर्वाधिक बीहड़ युक्त जो भूमि है ना, कौन सी भूमि? सर्वाधिक बीहड़ युक्त भूमि वह कहाँ पर स्थित है? तो सर्वाधिक बीहड़ युक्त भूमि कौन कौन सी हो गई? कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया और हमारा करौली हो गया। तो जो हमारे सर्वाधिक बीहड़ है वह तो धौलपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद जो जहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वह कौन कौन सी हो गई? वह हमारा कोटा हो जाता है, बूंदी हो जाता है, सवाईमाधोपुर हो जाता है और हमारा करौली हो जाता है। उसके बाद आके हमारा है डांग लैंड। यानी डांग लैंड किसे कहते हैं? यानी जो करौली के पठार पर अनियमित पहाड़ियों को डांड लैंड कहते हैं। यानी तो डांड लैंड क्या हो गया? तो डांड लैंड हमारा क्या हो गया? तो डांड लैंड हो गया जो करौली के जो पठार पर जो अनियमित पहाड़ियाँ हैं ना, उसको डांड लैंड कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा?
यह क्षेत्र चंबल नदी के अपवाहित क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र क्या हो गया, तो यह क्षेत्र जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी के अपवाहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो डांडलैंड क्षेत्र क्या हो गया, तो यह क्षेत्र चंबल नदी के अपवाहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर क्या हो गया, फिर हो गया डांग की रानी। तो डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी करौली को कहा जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए, आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो डांग की रानी करौली को कहा जाता है। फिर है भीड़। भीड़ क्या हो गया, तो शेखावाटी के जो घास के मैदानों को भीड़ कहते हैं। भीड़ क्या हो गया, तो शेखावाटी क्षेत्र है ना, तो जो शेखावाटी में जो घास के मैदान होते हैं ना, उसको भीड़ नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, भरतपुर के पूर्व में मंडोली पहाड़ियाँ, यानी जो हमारा भरतपुर है ना, भरतपुर के पूर्व के अंदर मंडोली पहाड़ी है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 216 मीटर है। यानी यहाँ पर क्या है, जो भरतपुर के पूर्व जो मंडोली की पहाड़ी है, उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाती है 216 मीटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो बनास बेसिन है, जो बाणगंगा बेसिन है ना, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। यानी जो हमारा बनास बेसिन है ना, तो बनास बेसिन को क्या है, बनास बेसिन को दो उपभागों में विभाजित किया गया है। तो पहला उपभाग कौन सा हो गया, मेवाड़ का मैदान। तो पहला उपभाग कौन सा हो गया हमारा, तो पहला जो उपभाग हो गया ना, वह हो जाएगा मेवाड़ का मैदान, यानी दक्षिणी मैदान। तो बनास बेसिन को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है मेवाड़ का मैदान, यानी दक्षिणी मैदान। फिर क्या हो जाएगा, इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा जिले आते हैं। यानी जो मेवाड़ का मैदान है, इसके अंदर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिला आते हैं। खेराड़, जहाजपुरा तहसील शाहपुरा के क्षेत्र को खेराड़ कहते हैं। इसी के अंतर्गत पिंड मांड का मैदान आता है। यानी जो बनास बेसिन का जो पहला है ना, मेवाड़ का मैदान, तो उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा जिले इसके अंदर आते हैं। फिर क्या हो जाएगा, जो मेवाड़ का मैदान है ना, तो मेवाड़ के मैदान पर हम चर्चा कर ली। अब हम आगे चलते हैं हमारा मालपुरा, यानी जो हमारा करौली का मैदान है, उस पर चलते हैं। जो हमारा मालपुरा या फिर जो हमारा करौली का मैदान है, इसे उत्तरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो मालपुरा या फिर जो करौली का मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको उत्तरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अंदर केकड़ी हो गया, फिर टोंक हो गया, फिर सवाई माधोपुर जिले इसके अंदर आते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर मालखेराड़। मालखेराड़ क्या है, टोंक जिले का जो अधिकांश क्षेत्र इसके अंदर आता है। यानी मालखेराड़ क्या है, मालखेराड़ के अंदर जो टोंक जिला है ना, सबसे ज़्यादा हिस्सा उसी का इसके अंदर आता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 280 से लेकर 400 मीटर है। यानी जो मालपुरा या करौली का मैदान है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 280 से लेकर 480 मीटर है। फिर क्या है, यह शिष्ट व निश्चित चट्टानों से निर्मित है। यानी जो मालपुरा जो करौली का मैदान है, वह क्या है, यह शिष्ट व निश्चित चट्टानों से निर्मित है। इस मैदान का ढाल दक्षिणी पूर्व से लेकर पूर्व की ओर है। यानी जो यह ढाल है ना, तो यह मैदान का जो ढाल है ना, वह दक्षिणी पूर्व से लेकर पूर्व की ओर है। और फिर क्या हो जाएगा, यह बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है। यानी यह जो बनास है ना, यह बनास का उत्तरी पूर्वी भाग है, जो कट्टा फट्टा पीहड़ युक्त क्षेत्र है। फिर क्या है, फिर है बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा बेसिन क्या है, इसमें कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर क्षेत्र आते हैं। यानी जो बाणगंगा बेसिन है, तो बाणगंगा बेसिन के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है हमारा माही बेसिन। तो माही बेसिन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि माही बेसिन क्या है, क्या कुछ किस प्रकार है। जो हमारा माही बेसिन है ना, यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा ही निर्मित है। यानी जो माही बेसिन क्षेत्र है ना, तो यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यह क्षेत्र हो जाएगा जो माही बेसिन क्षेत्र नहीं है, माही की सहायक नदियों के द्वारा ही निर्मित है। उसके बाद क्या है, तो माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रमाणक अधिक है। यानी जो माही नदी है ना, जो उसकी सहायक नदियों का जो ढाल है ना, वह पूर्णांक अधिक है। यह ढाल पूर्णांक से 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक है। यानी जो यह पूर्णांक है ना, यह 8 से 12 प्रति किलोमीटर है।
जो कि अन्य किसी भी प्रदेश में विद्यमान नहीं है, यानी जो अन्य किसी भी प्रदेश के अंदर विद्यमान नहीं है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस भूभाग को वाकड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी जो यह क्षेत्र अधिक गहराई से विच्छेदित होने के कारण जो इस भूभाग को क्या है, वाकड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र आता है। जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस बेसिन को प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी जो यह बेसिन है ना, इसको प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जिसका क्या कारण है, जिसका कारण है यहाँ की महुआ के वृक्षों की प्रधानता है और इन वृक्षों में रेड फ्लाइंग स्वीलर, पेटोरिस्टा एम्बिलेटर यानी उड़न गिलहरी इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा हो जाएगा छप्पन का मैदान। तो छप्पन के मैदान पर अब हम चर्चा करते हैं। यानी प्राचीन काल में प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र में 56 नदी नालों का समूह था। यानी जो छप्पन का मैदान क्या हो गया, प्राचीन काल में प्रतापगढ़ एवं जो बांसवाड़ा के मध्य में क्षेत्र में 56 नदी नालों का समूह था। इस कारण से छप्पन का मैदान भी कहते हैं। तो छप्पन का मैदान किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल के अंदर जो प्रतापगढ़ एवं जो बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र में जो 56 नदी नालों का समूह होता था, इसी कारण से छप्पन का मैदान कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा आगे, फिर आगे है माही बेसिन को वागड़, काठल और आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। यानी जो माही नदी हो गई, माही नदी को वागड़, काठल और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या हो जाएगा, माही बेसिन में बांस के वृक्षों की अधिकता है। यानी जो माही बेसिन है, तो माही बेसिन के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा बांस के जो वृक्ष है ना, उसकी अधिकता है तथा यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो किसके लिए उपयोगी है, मक्का की कृषि के लिए उपयोगी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर जो हाड़ौती का पठार है वह आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें निम्न जिले आते हैं, जैसे कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, तो सवाई माधोपुर हो गया। तो जो इसका ढाल है ना, इसका ढाल दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर है। यानी जो इसका ढाल है ना, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर है। फिर क्या हो जाएगा, इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। यानी इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। फिर क्या है, विशाल सीमा भ्रंश, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर विशाल सीमा भ्रंश है। यानी यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तारित है। यानी जो यह जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है या फिर जो हाड़ौती का प्रदेश है, यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तारित है। यह भ्रंश बेगू यानी चित्तौड़गढ़ तथा कोटा के उत्तरी भाग में स्पष्ट दृष्टिगत है। यानी जो यह भ्रंश है ना, यानी बेगू जो चित्तौड़गढ़ तथा कोटा के उत्तरी भाग में स्पष्ट दृष्टिगत है। यह स्वाइमध्यपुर से धौलपुर तक देखा जा सकता है। यह कहाँ से कहाँ तक देखा जा सकता है, यह स्वाइमध्यपुर से लेकर धौलपुर तक देखा जा सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती पठार को 2 मुख्य तथा 5 कोण उपभागों में विभाजित किया जाता है। यानी अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती के पठार है उसको 2 मुख्य भागों और 5 उप भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसके भागों में विभाजित 2 मुख्य भाग हो गए और 3 इसके उपभाग इसी निम्न हो गए। तो सबसे पहले तो हो गया विंध्य कगार और क्या हो जाएगा, ढक्कन पठार। यानी जो हाड़ौती पठार के 2 मुख्य है, तो ये भाग हुए, इसके 5 कोण उपभाग भी कौन कौन से हो गए, अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो गया, नदी निर्मित बेसिन हो गया, शाहबाद क्षेत्र बारा का हो गया, डंग गंगदर प्रदेश झालावाड़ का हो गया, फिर हो गया इसका झालावाड़ प्रदेश। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है विंध्यन कगार भूमि। आगे हमारा क्या हो गया, आगे हमारा हो गया विंध्यन कंगार भूमि, जिसकी ऊंचाई 350 से लेकर 550 मीटर तक है। यानी जो विंध्यन कंगार भूमि है, तो विंध्यन कंगार भूमि की ऊंचाई कितनी है, तो विंध्यन कंगार भूमि की ऊंचाई 350 से लेकर 550 मीटर है। फिर क्या हो जाएगा, यह क्षेत्र बलुआ पत्थर से निर्मित है। यानी जो यह क्षेत्र है किससे निर्मित है, तो यह क्षेत्र बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है, जो कि स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। फिर क्या हो जाएगा, इसमें चूना पत्थर, बलुआ तथा स्लेटी पत्थरों की प्रधानता है।
यानी जो यह इसके अंदर जो चूना पत्थर हो गया, बलुआ हो गया तथा स्लेटी पत्थरों की इसके अंदर प्रधानता है। फिर क्या है, यह चंबल तथा बनास नदी के मध्य विस्तारित है, यानी यह चंबल और बनास नदी के मध्य विस्तारित है। फिर है उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कंगार है, यानी जो उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर यहाँ तीव्र ढाल वाले कंगार है। फिर क्या है, यहाँ का कंगार खंड धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है, यानी यहाँ का जो कंगार खंड है ना वह धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई है 350 मीटर से लेकर 550 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा दक्कन या फिर लावा का पठार। तो दक्कन या हमारा लावा का पठार क्या हो गया, कोटा, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र। तो हमारा दक्कन लावा का पठार क्या हो गया, कोटा, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र हो गया। फिर क्या है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ। तो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ हो गई। फिर होगी अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, जो कहाँ स्थित है, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा डंग गंगाधर क्षेत्र। वो कहाँ स्थित है, तो जो हमारा डंग गंगाधर क्षेत्र है ना वह भी हमारा झालावाड़ के अंदर स्थित है। फिर क्या है, फिर है हमारा साहेबाद की जो पहाड़ियाँ वह कहाँ है, वह भी हमारे बाह के अंदर स्थित है। जो इनकी औसत ऊंचाई है वह हमारी है 300 से लेकर 500 है। फिर है इस क्षेत्र में चंबल नदी, काली सिंधी नदी और पार्वती नदी के द्वारा कोटा जिले में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है। यानी जो हमारा दक्कन या फिर लावा का पठार है ना, यहाँ पर कोटा, पारा, झालावाड़ का ये क्षेत्र है। फिर क्या है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ है ना और अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ जो कि झालावाड़ के अंदर है। डंग गंगाधर क्षेत्र जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है और शाहबाद की पहाड़ियाँ जो कि बारा के अंदर स्थित है। इनकी ऊंचाई कितनी है, 300 से 500 मीटर है। फिर इस क्षेत्र जो चंबल नदी, काली सिंधी नदी तथा पार्वती नदी के द्वारा कोटा जिलों में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है। फिर क्या है, फिर है बूंदी के प्रमुख 4 दर्रे निम्न है। यानी बूंदी के जो दर्रे हैं वे कौन कौन से हैं, तो बूंदी के अंदर एक तो लाखेरी दर्रा हो गया, एक रामगढ़ दर्रा हो गया, एक जैतावास दर्रा हो गया और एक खटखड़ दर्रा हो गया। यानी बूंदी के अंदर 4 दर्रे निम्न है। सबसे पहला लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, जैतावास दर्रा और खटखड़ दर्रा हो गया। जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ना, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ तथा आड़ावाला की जो पहाड़ियाँ हैं ना, तो वह क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, वह सवाई माधोपुर तथा बूंदी में है। इसी पठारी क्षेत्र का भाग है। फिर क्या हो जाएगा, इसके मध्य क्या है, इसके मध्य क्या हो गया, इसके मध्य काली मिट्टी की प्रधानता के कारण यहाँ कपास, सोयाबीन और चावल की प्रमुख खेती होती है। फिर क्या है, जो इसमें जो धरातलीय विषमता कम होने के कारण कृषि उपयोगी क्षेत्र है। इसमें रामगढ़, बारा के घोड़े की नाल आकृति पर्वत श्रेणी का विस्तार है। बूंदी की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तारित है। यह डबल रिज यानी दोहरी पर्वतमाला के रूप में विस्तारित है। इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बूंदी के अंदर 4 तो दर्रे हैं, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, जैतावास दर्रा और खटखड़ दर्रा हो गया। फिर क्या हो गया, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ तथा आड़ावाला की जो पहाड़ियाँ है ना वह सवाई माधोपुर तथा बूंदी में है और इसी पठारी क्षेत्र का भाग है। फिर क्या है, इसमें काली मिट्टी की प्रधानता के कारण कपास, सोयाबीन और चावल की प्रमुख खेती होती है। फिर क्या है, इसमें धरातलीय विषमता कम होने के कारण कृषि उपयोगी क्षेत्र है। इसमें रामगढ़, बारा में घोड़े की नाल आकृति पर्वत श्रेणी का विस्तार है। फिर क्या, बूंदी की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तारित है और यह डबल रिज यानी दोहरी पर्वतमाला के रूप में विस्तारित है। इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।